बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अमजद अली और मैं सी प्लस प्लस कोर्स के इस लेक्चर में रेपिटिशन स्ट्रक्चर्स पर बात करूंगा। इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं वो ये थी कि प्रोग्राम्स के पार्ट्स की बात करें तो इनपुट सेक्शन सबसे पहले, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग सेक्शन और उसके बाद आउटपुट सेक्शन। प्रोसेसिंग सेक्शन में हम देख चुके हैं कि हमें सिंपल फार्मूलाज से भी आगे चलकर अगर हमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स सिंगल हो, डबल हो, मल्टीपल हो, इफ एल्स, इफ एल्स वाली स्ट्रक्चर्स हो, वो सब किस में आ जाएंगी? सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में। अगर हमें उनकी जरूरत पेश आती है तो हम अपने कोड में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक और इजाफी चीज रखेंगे हम उसे, वो है रेपिटिशन स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब यह है कि अगर कोई काम हमने अपने प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफा करवाना है, इन नंबर ऑफ टाइम्स करवाना है, उसको बार बार रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट्स हैं, आप कहते हैं कि जो स्टेटमेंट नंबर 6, 7, 8 है ये 10 बार रिपीट हो, तो हमें उसको बार बार लिखने के बजाय उन 3 स्टेटमेंट्स को हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इशारा दे दें कि ये वाली स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करें। तो उसके लिए जो सी प्लस प्लस कोड में हम स्ट्रक्चर्स शामिल करेंगे उन्हें हम नाम देते हैं रेपिटिशन स्ट्रक्चर्स का, और या लूपिंग स्ट्रक्चर भी हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वो जो चीज हम कोड में खास यूज करेंगे उसे हम लूप का नाम देते हैं। नेचुरली ये दो स्टाइल्स में होती हैं, एक होती है काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन और दूसरी होती है सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटिशन। अब क्या फर्क है ना, बेसिकली जब भी आपसे कोई कहा जाए कि काम रिपीट करें, दोहराएं, बार बार करें काम को, तो दो में से एक बात बतानी पड़ेगी। वो कौन सी? कि उस काम को इतनी दफा रिपीट करें, या बताया जाएगा कि इस काम को रिपीट करते रहें तब तक जब तक फलां कंडीशन पूरी ना हो जाए। वो जो फलां कंडीशन है वो हम कहेंगे वो एक सेंटिनल वैल्यू या सेंटिनल कंडीशन है। तो जो रेपिटिशन है वो नेचुरली हमेशा दो में से एक स्टाइल से कंट्रोल होती है, या तो काउंट कंट्रोल रेपिटिशन से या सेंटिनल कंट्रोल्ड रेपिटिशन से हमें उसको रिक्वायर होती है उस रेपिटिशन को प्रोसेस को रोकने के लिए। या तो काउंटिंग रिक्वायर होगी, कोई आखिरी हद, उससे आगे नहीं जाना, और या फिर कोई ऐसी कंडीशन है उसके बाद रेपिटिशन खत्म कर देनी है। तो अब हम इससे बात करते हैं अपने इस कोर्स में। छोटी सी एक बात नोट कर लें, जो लूप्स इस्तेमाल होंगी, लूप्स सी प्लस प्लस में, एक है फॉर लूप, एक का नाम है WHILE वाइल लूप, और तीसरी एक है उसका नाम है डू वाइल लूप। तो आमतौर पर मोस्टली फॉर लूप और वाइल लूप इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभी हम डू वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम मुनासिब मौके पे देखेंगे अपने रेलिवेंट स्किल में। आज हमारा स्किल 13 है और वो किस चीज के ऊपर है कि आपने काउंट कंट्रोल्ड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स अपने कोड में लेकर आनी है फॉर लूप के जरिए से। इंटरेस्टिंगली फॉर लूप के जरिए से हम काउंट कंट्रोल रेपिटिशन भी करवा सकते हैं, सेंटिनल भी करवा सकते हैं। सिमिलरली वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए हम काउंट कंट्रोल रेपिटिशन भी करवा सकते हैं और सेंटिनल कंट्रोल रेपिटिशन भी, जो भी हमने करवानी वो हम करवा सकते हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर आज के जो स्किल है उसमें हम फॉर लूप यूज करेंगे काउंट कंट्रोल रेपिटिशन के लिए। एग्जाम्पल प्रोग्राम करने से पहले हम एक बात को समझ लेते हैं, वो क्या है कि जब भी कोई काउंट कंट्रोल लूप बनानी है किसी भी लैंग्वेज में, खा वाइल लूप से बनानी हो, फॉर लूप से बनानी हो, हमें 4 चीजें रिक्वायर होती हैं। एक चीज तो यह कि हमें इंडेक्सिंग वेरिएबल रिक्वायर है, उसे आई नाम दें, जे नाम दें, के नाम दें, I1, I2, जो मर्जी नाम देना चाहें आप उसे। उसकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए, हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, उस वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू कोई चाहिए हमें। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज 10 दफा रिपीट करनी है तो आई की पहली वैल्यू 1 रख सकते हैं, और एंडिंग वैल्यू चाहिए आई की। अगर जितना मैंने बात की 10 बार रिपीट करने की, तो i इक्वल टू 10 वो उसकी आखिरी पॉसिबल वैल्यू होगी, और i को 1 से लेकर 10 तक जो लेकर जाना है, तो i में क्या इजाफा या कमी कर की जाए, क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जाए। अभी मैंने जो बात की है उसमें 10 दफा रिपीट करने के लिए i की पहली वैल्यू 1 हो, आखिरी वैल्यू 10 हो, तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें एक एक के इजाफे चलना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू i+1 टाइप की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमें उस लूप में प्रॉपर जगह पे यूज करनी है। इसका मतलब क्या है,
आई की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें एक ऐड करें, जो सम आएगा उसको आई में ही रख दें। यानी अगर आई की वैल्यू इस मौके पे 5 है, उसमें एक का इजाफा करें, 6 आंसर आ गया, 6 को आई को असाइन कर दें। फिर जब ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी मुनासिब मौके पे तो वैल्यू 6 मौजूद है, उसमें एक का इजाफा, सम आ गया 7, 7 को आई में रख दें। अगली बार 7 प्लस 1 उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं, यानी इसका मुतबादिल ये स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट भी है, और इंटरेस्टिंगली एक और स्टाइल भी है, वो आप कह सकते हैं आई प्लस इक्वल 1। इसका मतलब क्या है, आई की मौजूदा वैल्यू में ही 1 ऐड करें, ऐड ये इनफैक्ट निशान एडिशन का है, तो 1 ऐड करें और जो आंसर है वो आई में रख दें। तो इन चारों स्टेटमेंट्स का एक ही मतलब है। इसी स्टाइल में और भी बन सकती हैं। अगर डिक्रीमेंट करना हो, i इज इक्वल टू आई माइनस 1, आई माइनस इक्वल 1, आई माइनस 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 आई, ये इनफैक्ट सिंगल इंक्रीमेंट के लिए, सिंगल इंक्रीमेंट के लिए स्टेटमेंट्स हैं, इसी तरह डिक्रीमेंट के लिए भी हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट एक का इजाफा करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ये वाली या ये वाली स्टेटमेंट अगर 2 का इजाफा करना हो, इससे 2 कर लें, इसमें 2 कर लें, 3 का इजाफा इसमें 3 कर लें, उस केस में ये नहीं चलेंगी। और डिक्रीमेंट करना है तो यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा लूप के इंडेक्स वेरिएबल में, ताकि हम अपनी काउंटिंग की जो लेबलिंग है, अब जितनी बार काम रिपीट होगा उसे हम नाम देते हैं कि वो लूप के चक्कर हैं। एक बार काम किया एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर काम का। प्रॉपरली हम इसे फॉर्मल लैंग्वेज में पासेस कहेंगे। लूप का एक पास, दूसरा पास, तीसरा पास, चौथा पास। पास के बाद हम उसे आइट्रेशन भी कह सकते हैं, एक आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन, 3 आइट्रेशन। तो 10 बार रेपिटेशन के लिए 10 पासेस होंगे या 10 आइट्रेशन होगी। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जी, तो हम अब एक एग्जांपल लेते हैं काउंट कंट्रोल रेपिटेशन के लिए। यहाँ पे ये जहन में रख लें कि C++ लैंग्वेज है, इसमें रेपिटेशन के लिए या लूप अपने प्रोग्राम में बनाने के लिए 2 तरह की लूप्स हैं, एक है फॉर लूप और एक है व्हाइल लूप। तीसरी भी है, उसका नाम है डू व्हाइल। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ फॉर लूप की बात करते हैं, और इसको काउंट कंट्रोल रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान है। हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, वही कि हमें सेल्सियस वैल्यू गिवन होगी टेम्परेचर की, हमने उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ये हमें फार्मूला दिया गया है। राइट ए C++ प्रोग्राम दैट विल आस्क एंड रिसीव 10 डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज इन सेल्सियस एंड देन कंप्यूट्स एंड प्रिंट्स इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट वैल्यू फॉर ईच इनपुट। जी, तो ये प्रोग्राम स्टार्टिंग के साथ समझते हैं इसे। ये हमने कुछ नेसेसरी वेरिएबल बना लिए। एक हमें C वेरिएबल चाहिए सेल्सियस वैल्यू के लिए, एक फ़ारेनहाइट के लिए हमने C और F कैपिटल में सिंपल नाम रख लिए। आप अपनी चॉइस से चेंज कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये रियल वैल्यूज होंगी लिहाजा फ्लोट टाइप लिख ली। तो जो हमें एक काउंट कंट्रोल रेपिटेशन बनाने के लिए एक हमें इंडेक्स वेरिएबल चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। हमने उसको आसानी के लिए आई नाम रख लिया उसका, और वो इंट टाइप का है। अब यहाँ से ये लूप स्टार्ट हो रही है, फॉर लूप। अब इसे कंपोनेंट्स पढ़ लें। आई वो वेरिएबल है जो कि हमें लाजमी चाहिए। ये आई की स्टार्टिंग वैल्यू आ गई है, ये आई की 10 यानी फाइनल वैल्यू आ गई, और ये आई में हमने एक का इजाफा करना, तो ये इंक्रीमेंट। तो चारों जो चीजें हैं वो इस एक लाइन में मौजूद हैं। और इसका स्टाइल कैसा होगा लिखने का, फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस में वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, उसकी पहली वैल्यू लूप के लिए। कंडीशन है कि हमने क्या चेक करना है, हम चाहते हैं कि आई बढ़ता बढ़ता 10 से ऊपर ना जाए। सेमीकोलन के बाद तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि आई में एक का इजाफा करना है हर आइट्रेशन के बाद। तो उसका स्टाइल क्या होगा, पहले हम जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आई की वैल्यू हमने रखी 1। साथ ही हमने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 10 से कम या उसके इक्वल है, बिल्कुल ट्रू हो गया तो लूप के अंदर आ जाए। उसके बाद क्या काम करेंगे, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। C करवा लिया, F वाले फॉर्मूले में यूज किया पहले की तरह, हमने पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं ये वाला। और उसके बाद टेम्परेचर प्रिंट करवा दिया, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, वो हमने प्रिंट करवा दिया F की वैल्यू। फॉर लूप का ब्लॉक है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। कंट्रोल यहां तक पहुंच के वापस ऊपर आ जाएगा, आई में एक का इजाफा होगा, आई हो जाएगा 2। चेक करें 2 10 से कम है, इक्वल है या नहीं। अगर है तो ट्रू हो गया और ऐसा के हो जाएगा। दोबारा नई वैल्यू पूछी जाएगी, स्क्रीन पर जुमला प्रिंट होगा, C की वैल्यू रिसीव होगी, F की वैल्यू कंप्यूट होगी, F की वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। कंट्रोल यहाँ पे आया, दोबारा ऊपर आ जाए, आई में एक का इजाफा करें, आई 3 हो जाएगा, पहले 2 था आई। चेक करें क्या 3 लेस देन इक्वल 10 है, ट्रू, अंदर आ जाए। ये काम रिपीट करें।
फिर आई में 1 का इजाफा 4 हुआ, 4 को चेक किया 10 से कम इक्वल है या नहीं, ट्रू। लूप के अंदर आ जाएं, ब्लॉक के अंदर आए, सारा काम करें। फिर आई 5 हुआ, फिर 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, और जब 10 के लिए हो चुका होगा आई में 1 का इजाफा आई 11 हो गया। अच्छा, अब कंपैरिजन होगा 11 लेस देन और इक्वल टू 10, ये फॉल्स आ जाएगा। जब ये फॉल्स आ जाएगा अब आपने लूप के अंदर नहीं आना, यानी कंट्रोल जो है अब वो लूप के अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये ब्रैकेट के बाद वाले हिस्से की तरफ आ जाएगा, और यहाँ हमारे प्रोग्राम में मजीद ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर लूप वर्क करती है। एक छोटी सी मिसाल और ले लेते हैं कि वही हमारे पास ये फार्मूला आ गया बिल कंप्यूट करने का, और हमने n नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए काम करना है। रेट 1 आ गया इतना, रेट 2 इतना आ गया, रेट 3 इतना आ गया, बिल की वैल्यू भी फ्लोट होनी चाहिए, यूनिट्स इंटीजर होने चाहिए, और n भी हमारा इंटीजर है। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो भी यूजर एंटर करेगा 5 कह देगा, 10 कह देगा, 20 कह देगा, सॉरी ये n आएगा यहाँ पे, ये n यहाँ पर एक्चुअली ये मिस्टेक हुई हुई है। चलिए हम 5 वहां नहीं रखते बल्कि हम यहीं पे n कर लेते हैं। अभी चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो आपको n की वैल्यू 5-7 के अराउंड रखनी चाहिए। लूप पे आ जाएं, फॉर लूप यहां से शुरू हो रही है, हेडर आ गया, ये उसके ब्लॉक का स्टार्ट है और ये उसके ब्लॉक की एंडिंग है। एक बात नोट करें कि उसकी ब्लॉक की स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट ये एक सीध में है, जबकि ये सारा कुछ जो उसके अंदर है उसे हमने थोड़ा सा आगे खिसका दिया है, उसे हम कहते हैं इंडेंट करना। इंडेंट इसलिए करते हैं ताकि पता चले कि इस ब्लॉक के अंदर जो उसका जेरी हिस्सा है, तहती हिस्सा है, इसे कहते हैं इंडेंट करना। पाइथन लैंग्वेज में इंडेंट करना मस्ट है, बल्कि उसमें ब्रैकेट लगाते ही नहीं है, उसमें इंडेंट से हम पता चलाते हैं कि वो आगे जो शिफ्ट किया गया है वो उसका जेरी हिस्सा है कि नहीं। C++ में इंडेंट ना भी करें तो काम चलता है, लेकिन ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। लेकिन इंडेंट करने का फायदा ये होगा कि पहले तासुर में ही देख कर अंदाजा हो जाएगा कि उसका हिस्सा। मिसाल के तौर पर देखें, बिल की वैल्यू चूंकि इस इफ के अंडर आ रही है, इसे हमने इंडेंट कर दिया। ये वाली बिल की वैल्यू इस इफ के अंडर है, इस एल्स इफ के अंडर है, तो इसे हमने इंडेंट कर दिया। तो इंडेंटेशन हमें इस तरह से आसानी देती है। ये थोड़ी सी गलत इंडेंटेशन हुई, इसे पीछे होना चाहिए, इफ के लेवल पे होना चाहिए। खैर इस साइड बाद में किया जा सकता है। तो हमारी लूप पहले के अंदाज से बन चुकी है। एन की वैल्यू इस केस में जो बताई गई होगी वो उतनी होगी, 5 हो 10 हो। i1 के लिए काम होगा, फिर i2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए इंक्रीमेंट 1 का है, और जब i की वैल्यू n+1 हो जाएगी तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे। बाकी इंटरनली वही चीज है। अब लाइन नंबर 15 से लेकर लाइन नंबर 26 तक वही काम है जो पहले भी करते आए हैं। सिर्फ ये है कि इजाफी हमने जितना हिस्सा रिपीट करना है उससे पहले ब्रैकेट लगा दी, आखिर में ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ फार का हेडर यूज कर लिया। तो इस प्रोग्राम में सिर्फ ये 1 2 3 हम कह सकते हैं कि 3 लाइंस का इजाफा हुआ है, और उससे ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम इस काम को कई बार रिपीट करेगा। यूनिट्स पूछेगा, हिसाब लगाएगा, बिल प्रिंट कर देगा, फिर यूनिट्स पूछेगा, हिसाब लगाएगा, बिल प्रिंट कर देगा। ये हमारे प्रोग्राम का काम है, और यूजर को ये काम रेपिटेशन से मिलेगा। यहाँ आपके जहन में सवाल आ सकता है कि अगर हम लूप ना भी लगाएं, हमने प्रोग्राम को एक बार रन किया, एक यूजर का काम कर दिया, दोबारा प्रोग्राम रन करें, यूनिट्स पूछें, बिल प्रिंट कर दें, ऐसा भी हो सकता है। फिर प्रोग्राम क्लोज कर दें, फिर प्रोग्राम रन करें, फिर उसके बाद तीसरे कस्टमर के बारे में पूछें यूनिट्स, फिर उससे बिल प्रिंट करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो एक प्रोग्राम आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बार बार रन करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि आपका प्रोग्राम एक ही बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जितनी बार रिपीट करना है हमने उसके अंदर कर लिया। और ये हमारी कौन सी रेपिटेशन है? काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन, यानी ऐसी रेपिटेशन, ऐसी लूप जिसको पहले से तादाद मालूम होने की बुनियाद पर रिपीट करेंगे। स्किल नंबर 13, काउंट कंट्रोल्ड रेपिटेशन विद फॉर लूप। ये फॉर जो वर्ड है ये इस लैंग्वेज का की वर्ड है C++ का। जिस तरह मेन का वर्ड है, इंट का वर्ड है, करेक्टर का वर्ड है, इफ का वर्ड था, ये FOR भी क्या है? ये इस लैंग्वेज का C++ का रिजर्व्ड वर्ड है, की वर्ड है। और इंटरेस्टिंगली जो अक्सर लैंग्वेजेस हैं उसमें फॉर लूप ऐसे ही इस्तेमाल होती है। आप मैटलैब में काम करेंगे, पाइथन में करेंगे, और किसी लैंग्वेज में करेंगे, तो मुमकिन है कि ये जो स्टाइल है इसका हेडर बनाने का, ब्लॉक का आगाज, ब्लॉक का अख्ताम बनाने का, इसमें थोड़ा फर्क आ सकता है। बस सूरत दीगर जो उसकी सेंस है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी कि आपको एक वेरिएबल चाहिए, इंडेक्सिंग वेरिएबल लूप के लिए इंटीजर होना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, उसकी एंडिंग वैल्यू चाहिए, और इंक्रीमेंट कितना करना है या डिक्रीमेंट कितना करना है वो आपको उसमें दरकार होगा। उस काउंट कंट्रोल रेपिटेशन को कंप्लीट बनाने के लिए ये 4 बातें चाहिए होती हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट नोट करें, बहुत आसान सी है, पहले आप गालबन कर चुके हैं इसको भी, तो रेपिटेशन में कर लेते हैं। यानी इस दफा हमने
n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बल्कि n नंबर ऑफ पर्सन्स कह ले जिसकी सैलरी बनानी है हमने, n नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनके लिए काम रिपीट करना है, कितने उसने घंटे काम किया, क्या रेट था और क्या सैलरी बनेगी। उसके बाद ये एक प्रोग्राम है 5 डिजिट्स वाला, आपको प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके डिजिट्स आप सेपरेट करके आप उनका सम मालूम कर सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि अभी इसमें कंडीशन हमारी ये थी कि 5 डिजिट्स थे तो n की वैल्यू हमने 5 उसमें रख सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप उसको 4 कर दें, 6 कर दें और 7 कर दें तो उतने डिजिट्स वाला इंटीजर हैंडल हो जाएगा। 5 पे फिक्स नहीं है, स्टेटमेंट में 5 लिखा हुआ है, अगर 5 हो 5 से अलावा भी हो सकती है। 34,271 अगर ये 4,271 होता, 6,34,271 होता तो फिर हमने उसके डिजिट्स का सम करना है तो ये प्रोग्राम तब भी काम करेगा। आपने बस n की वैल्यू बतानी है, वो नंबर जिसके डिजिट्स सेपरेट करने हैं उसको x में रिसीव कर लिया, x की एक कॉपी रख लें xp में इजाफी तौर पर, x चेंज होने वाला है। अब ये काम वही करना है, बार बार करना क्या है, x को 10 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर आ गया, वो हमारा डिजिट है, x को 10 से डिवाइड करें, क्वोशंट निकाल लें, वो नया x हो गया अगली इटरेशन के लिए। जो सम है उसको पहले सम रख कर आएंगे 0। जब भी कोई क्वांटिटी सम करनी हो, एक ही वेरिएबल में बार बार आपने कोई चीज कहीं से ला जमा करनी है तो उसको आप सम को पहले 0 रख लें। तो पहली बार में सम 0 होगा, डिजिट्स जो सेपरेट होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो जो इनका सम आएगा वो सम नाम के वेरिएबल को ही असाइन कर देंगे। आई की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब है अगले डिजिट्स पे जा रहे हैं, अगले नेक्स्ट डिजिट पे जाने जा रहे हैं। अब जो x की लेटेस्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये था, पहली केस में 1 अलग हो गया, अब अगला जो नंबर बचा है वो ये है 3427, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 7 आ जाएगा डिजिट में। अब इसको 10 पे डिवाइड करें, जो नया क्वोशंट आएगा वो हो जाएगा 342। तो अगले चक्कर के लिए 342 तैयार हो गया, डिजिट्स में सम 7 आ चुका है, वो सम में ऐड करें, नया सम आ चुका है। आई की वैल्यू 3 करें, अगले चक्कर में 3 जो है वो n से कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि n हमारा 5 है इस केस में। x की वैल्यू है 342, इसको 10 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 आएगा, वो डिजिट को असाइन कर दें। 342 को 10 पे डिवाइड करें, क्वोशंट आ जाएगा 34, वो x को असाइन कर दें। ये अगली आइटरेशन के लिए वैल्यू तैयार हो गई जिसे डिवाइड करना है। डिजिट की वैल्यू अभी जो मिली है हमें वो 2 है, वो 2 इसमें सम में ऐड कर दें। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, जितने डिजिट्स आपके ये बन रहे हैं उतनी बार ये लूप चलेगी और वो आपके डिजिट्स अलहदा हो के सम नाम के वेरिएबल में बार बार ऐड होते चले जाएंगे। जब लूप से बाहर आए तो क्या कह सकते हैं आप, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर xp, वो जो नंबर दिया गया था वो हमने xp में कॉपी कर लिया था, वो वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो ये नंबर था, उसके डिजिट का सम इज, तो सम नाम का वेरिएबल इसमें वैल्यू बना चुके हैं वो प्रिंट कर देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।